महाविकास अघाड़ी हिंसों के खेल में पिछड़ती दिखाई दे रही है। बागी एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 42 अरकान असेंबली हैं। जरा के मुताबिक मजीद 2 अरकान असेंबली आज गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत का मुजाहरा अरकान असेंबली का वीडियो जारी करके कर दिया। बागी अरकान असेंबली की आदत पेश करने के बाद एकनाथ शिंदे आज शाम आइंदा की हिकमत अमली वज़ा कर सकते हैं। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत वर्षा बंगले पर पहुंचे। वहां आदित्य ठाकरे को मिलाकर शिवसेना के 12 अरकान असेंबली हैं। महाविकास अघाड़ी रियासत के सियासी बुहरान का हल निकालने की कोशिशों में जुटी है। इत्तेहाद में शामिल सभी जमातें माथापच्ची कर रही हैं। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने वजीर आला उद्धव ठाकरे को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा दिया। शरद पवार का मानना है कि अगर अघाड़ी इक़्तिदार से बाहर होती है तो इस सूरत में तवील सियासी जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। और गुवाहाटी में तृणमूल कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया है। एहतजाजी रेडसन होटल के बाहर जमा हुए। इस होटल में शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे दीगर हामी अरकान के हमरा क़याम किए हुए हैं। एहतजाज कर रहे तृणमूल लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। असम में देखिए 20 लाख लोग पानी बाढ़ के चपेट में आए हुए हैं। सब लोग पानी में नीचे में हैं और ये हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ में महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बनाने में तोड़ने में लगे हुए हैं। ये घोड़ा किनने के लिए लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 40 तो एमएलए महाराष्ट्र से आया हुआ है। क्यों आया है? यहाँ पे कीना बेसा का 1 साल चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा ये लोग को बुलाया है। यहाँ पे असम में इतना बाढ़ आया है ना, हेमंत बिश्व की वो देखना चाहिए था, ये विधायक की प्रोसेस करना चाहिए था। और उधर असम से कांग्रेस रुकन पार्लियामान अब्दुल खालिक का कहना है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बीजेपी की साजिश का नतीजा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र के अरकान असेंबली का अगवा किया गया। अब्दुल खालिक ने मजीद कहा कि असम के वज़ीर आला हेमंत बिश्व शर्मा सैलाब मुतासरीन की मदद करने के बजाय महाराष्ट्र के बागी अरकान असेंबली की मेहमान नवाजी में जुटे हैं। जारी है और लगातार बहरान शदीद होता जा रहा है। हमारे साथ इस पूरे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, खालिक साहब आप उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब कनेक्शन जो है वो आसाम के साथ जुड़ गया है। देखिए, पहला बात तो ये है महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये बीजेपी का साजिश है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को रखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिवसेना को ये अस्थिर कर दिया। और जहाँ तक असम के मामला आता है, जहाँ असम अभी बाढ़ हुआ है, लोग पानी से लड़ रहा है, उस टाइम मुख्यमंत्री जी का ड्यूटी बनते हैं लोगों को राहत देना, लोगों को रिलीफ पहुंचाना। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना ड्यूटी भूल के जैसे शिवसेना को जो बागी एमएलए है उसको मेहमानदारी दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी राजधर्म नहीं पालन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है वो इस सियासत छोड़ के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको राहत दे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। एक गुजारिश है। महाराष्ट्र से आसाम का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ किसका सरकार रहे किसका सरकार नहीं रहे, मुख्यमंत्री का ड्यूटी बनते हैं जो फ्लड अफेक्टेड पीपल है उनको राहत दिलाना। लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर जो इत्तेहाद था उसमें उस इत्तेहाद में सरकार में कांग्रेस शामिल थी और अब उस सरकार पर कहीं ना कहीं मुश्किल है। और दूसरी तरफ आसाम में तमाम एमएलएज हैं जो महाराष्ट्र के, वो गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो महाराष्ट्र का एमएलए पहले वो लोग गया सूरत, और सूरत से गुवाहाटी क्यों? इसीलिए गया, वो तो डायरेक्ट किडनैपिंग टाइप है। उनको अगर लोकतंत्र वो अगर बागी है उसको महाराष्ट्र में रहना चाहिए था। ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम है, अगल बगल में रहना चाहिए था। इतना दूर उनको इसलिए ले गया है ताकि बीजेपी उनको पूरा कंट्रोल कर सके। आप देखो मीडिया का झलक से कर, आप अगर इतना लोकतांत्रिक है भारतीय जनता पार्टी, आप एक एक एमएलए को मीडिया के सामने बोलने दो ना, वो लोग क्या चाहते हैं। आप उनका मोबाइल भी छीन लिया, आप उनसे फैमिली के साथ बात करने नहीं दिया। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र को जिंदा रखना नहीं चाहते हैं।
जो बागी लीडर हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत है, वीडियो जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। देखो, वीडियो जारी हो तो एक पक्षीय होता है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास उतना ही विधायक है, आप मीडिया को, कैमरा को अलाउ करो ना। सिर्फ वो आपके जो बीजेपी का जो कंट्रोल मीडिया वो नहीं, सारे मीडिया को अलाउ करो, आसाम का मीडिया को भी अलाउ करो, ताकि वो लोग देख सके एकनाथ शिंदे के साथ जो बीजेपी कंट्रोल शिवसेना है उनके साथ कौन कौन एमएलए है देख सके। वो तो नहीं दिखाते। आप उन लोग का मोबाइल को खोल दो ताकि उन लोग फैमिली के साथ बात करें, वो भी नहीं करते हैं। इन एमएलए को, इनफैक्ट इन एमएलए को किडनैप किया और किडनैप करके ये सरकार को समर्थन करने में कंपेल किया, ताकि नहीं तो इनका खिलाफ ईडी लगेगा, नहीं तो इनका खिलाफ सीबीआई लगेगा। ये सीबीआई और ईडी दोनों सरकार का मशीनरी बन गया और मशीनरी से 2 मंत्री को अभी जेल में रखा और इन लोगों का भी डर है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को भी धमकी दिया, तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुमको भी, तुम्हारे पीछे भी ईडी लगेगा, तुम्हारे पीछे भी सीबीआई लगेगा, इसलिए एकनाथ शिंदे ये कर रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और शिवसेना रुकन असेंबली नितिन देशमुख गुवाहाटी से अपने घर अकोला गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सूरत में बीजेपी ने मकामी पुलिस के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अकोला के बालापुर से शिवसेना रुकन असेंबली के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात में मौजूद थे, ताहम उन्होंने गुवाहाटी से वापस अकोला पहुंचने पर तरह तरह के इल्जाम आयद किए। उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे सिर्फ मोहरा है, असल खेल बीजेपी खेल रही है। हात पकडले, एखादी मान पकडली, असे 15-20 जणांनी मला पकडलं आणि एका जणांनी माझ्या खांद्यामध्ये सुई एकदम टोचली। तिथं जर आपण फुटेजही काढले तर त्या हॉस्पिटलच्या आजूबाजूला सुद्धा फुटेज निघतात। नावाखाली माझा घातपात करण्याचं षडयंत्र गुजरातच्या सरकारचं, तिथल्या स्थानिक प्रशासनाचं, शासनाचं होतं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस वक्त उनके सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनने से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने एक मजबूत और काबिल शख्स को सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया है। असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हुकूक और तशक्कुस के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। एनसी सदर ने कहा कि मासूम अफराद को कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं है। इलेक्शन के लिए आपका नाम चुना था, अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने आपका नाम चुना था, तो आपने इनकार कर दिया, क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो उनका बहुत मशहूर हूँ, ममता बहन का, शरद पवार जी का और सब बाकी लीडरों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। कश्मीर में अभी भी हालात इतने ठीक नहीं हैं जम्मू कश्मीर में, और मेरा इस वक्त जाना ये अच्छा नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला भाग गया, और इस वक्त काम यहाँ है, और इसीलिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी और गुजारिश की कि मुझे इस दफ़ा छोड़ दें, क्योंकि यहाँ के मुश्किलात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं, तो कैसे देखते हैं आप सियासी जो हलचल है इस वक्त मुल्क के अंदर? मुल्क के हालात तो आपको पता है। एक तो दुनिया के हालात को देखें ना, आप यूक्रेन को देखें, वहाँ के हालात को देखें, जिससे कि आज यूरोप के सारे हालात बिगड़ रहे हैं। और साथ साथ आप देखें तो अभी जो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया और कई लोग 1000 से ज़्यादा इस दुनिया से चले गए हैं, कई ज़ख्मी हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि दुनिया इस वक्त उठेगी और उनकी मदद करेगी। हमारे मुल्क की हालत भी कोई सही नहीं है। हमारे लोग पढ़े लिखे बेकार हैं, उनको नौकरी चाहिए, और जो कोई घर चला सके। उसके साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, और मुझे दिखता है ये और बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया की पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसको रशिया जो सबसे बड़ा सप्लायर था यूरोप को, वो अब उनको नहीं दे रहा है, और अरब मुल्कों पे ज़्यादा दबाव है, तो हमारे भी उसका असर पड़ेगा हम पे भी। उन्होंने कहा कि अब हम आइंदा इलेक्शन करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कि कई महीनों में वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये इन महीनों में इलेक्शन करेंगे या टाल मटोल करके अगली बार तक? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को तैयार रहना चाहिए इलेक्शन में जाने के लिए, और इस बात पे हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए होगा नहीं होगा, वो तो गलत है। होगा ज़रूर,
और हमारी तैयारी रखनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अपना जाल बिछा रही है कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर? वो कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। मालिक लोग हैं, जी, अवाम है मालिक, हुकूमत मालिक नहीं है। वो कुछ भी करे, फैसला लोगों ने देना है। किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे, ये लोगों का फैसला होगा। कौन इनकी मुश्किलें दूर कर सकता है, ये उनको फैसला करना पड़ेगा। तो आइंदा इलेक्शन में अगर पीडीपी के साथ या आपके जो गठजोड़ है वो किन पार्टी के साथ रहेगा? सबके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। ये हम सब की लड़ाई है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है। जी, हम सब भाई बहनों की लड़ाई है। अपने तशक्कुस को वापस करना, अपनी इज़्ज़त को वापस करना, अपनी कश्मीरियत को ज़िंदा रखना, ये ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर को भी देखना चाहिए कि 370 दफन करने के से क्या हुआ। क्या मिलिटेंसी ख़त्म होगी? क्या यहाँ बाहर आई? जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे अटैक्स हुए हैं और अभी भी उनके मसाइल जो है हल नहीं हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसका? माइनॉरिटीज़ ही नहीं है। आप भूल जाते हैं मुसलमान नहीं है जिनको मारा गया। क्या हमारे पुलिस के अफसर और पुलिस के जवान नहीं मारे गए? ये एक तारीख है जिसके लिए वो जो लड़ रहे हैं उनकी अपनी वजूहत है लड़ने की, और हम इसके हक में नहीं हैं कि यहाँ बेगुनाहों को मारा जाए। उस ख़ानदान का क्या होगा जिसका आदमी को मारा गया? उसके बच्चे बच्चों का क्या होगा? उसके घर को आबाद कौन करेगा? ये इनको देखना चाहिए। ये जो बारिश हुई है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, तो लोग नाला थे कि डेवलपमेंट कहीं ज़मीनी सूरत हाल पे वो नज़र नहीं आई है। पानी की बहुत कमी थी। हमने अल्लाह से हर जगह लोगों ने दुआएं मांगी, या अल्लाह हम पे बड़ा रहमत भेज। उसने रहमत भेजी, कहीं कहीं ज़्यादा हो गया, मगर हमें अल्लाह से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुसीबत से निकाला। कहीं कहीं सैलाब आए, मुश्किलात आ गई, पुल उड़ गए। अब हुकूमत का काम है उनको जल्दी से रिस्टोर करना, वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात है उनको मदद करना कि वो फिर से अपने पाँव पे खड़े हो सकें। यह हुकूमत का काम है, फ़र्ज़ है उनका। बीजेपी के कौमी तर्जमान प्रेम शुक्ला ने एनसीईआरटी की किताबों में तब्दीली के इल्जामात पर कहा कि गलत और गासिबों की तारीख मिटाकर सही तारीख सुनाई जा रही है। किसी को इसके साथ कोई मसला नहीं होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से विपक्ष का यह आरोप है कि एनसीईआरटी में बदलाव किए जा रहे हैं, मुगलों के इतिहास को हटाया जा रहा है, साथ ही साथ अन्य भी बदलाव किए जा रहे हैं, राजनीतिक इतिहास को बदलने की जो है वो कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अगर गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो उसको तो बदलना ही पड़ेगा। भारत के गौरवगान को, भारत की सांस्कृतिक गाथा को और भारत का जो यथार्थ इतिहास है वो पढ़ाया जाना दायित्व है। अगर किसी ने फर्जी इतिहास लिख रखा होगा तो फर्जी वाला क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? लेकिन मैं सर, जैसे मैं मान लीजिए मुगलों का इतिहास जो है उसको रिराइट किया जा रहा है, 2002 के दंगों की भी बात हो रही है, उसे भी में हटाया जा रहा है। देखिए, क्रूर और बर्बर लोग जो हैं उनका अगर किसी ने गौरवगान करने का दुष्कर्म किया है तो उसको क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, मैं विपक्ष का यह भी आरोप है, मौजूदा राजनीतिक घटनाओं को देखें कि ईडी का जो है बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, सरकारों को अस्थिर कर रही है। कभी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी एजेंसी का कभी भी बेजा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करना, जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ऐसे आर्थिक अपराधियों को कानून के हवाले करना, यह प्रवर्तन निदेशालय का दायित्व है। प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रही है और उसके जब भी किसी पर कार्रवाई होती है तो कोर्ट में जाता है वो। जब ऐसे मामले जैसे नवाब मलिक या अनिल देशमुख, अगर इनके खिलाफ सबूत नहीं है तो इनको सुप्रीम कोर्ट तक जमानत क्यों नहीं दे रहा है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस के तर्जमान और रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है। नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा सदर चाहती है जो रबर स्टैंप ना हो, बल्कि जब भी हुकूमत गलत करे उसके खिलाफ बोले और आइन की हिफाजत करे। ये दो तरह के विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसा हो, क्या रबर स्टैंप हो, या नहीं तो हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसको बिना देखे आंख बंद करके बैठे, यानी हिंदुस्तान भी जो भी हो रहा है उसके खिलाफ ना बोलें, या नहीं तो गवर्नमेंट को अलर्ट ना करें।
क्या आप ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं या नहीं आप ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो बोले जब जब केंद्र सरकार को या नहीं तो राज्य में जो सरकारें रहते हैं उनको सतर्क करने का, उनको रास्ता दिखाने का काम करें। राष्ट्रपति पिछले 5 साल में जो राष्ट्रपति थे, अब वो किन किन इशू पे चुप्पी साधे हैं। उनके जो एनुअल एड्रेस होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट को, उसमें किन किन विषय पे बात करना चाहिए था वो बात नहीं किए, अवॉइड किए हैं। ये सारा हम लोगों ने देखा है। तो हमारा कहना ये है कि प्रोएक्टिव प्रेसिडेंट रहे, जो देश की हालात को देख के बात करने वाला प्रेसिडेंट रहे। जब जब लगता है कि सरकारें गलत तरीके से जा रहे हैं, गलत नीतियां ला रहे हैं, उनको अलर्ट करने का काम करें, रास्ता दिखाने का काम करें। और ख़ासकर जब समाज में बहुत सारा तहस नहस होते रहता है, उसको देख के चुप्पी साधने वाला राष्ट्रपति ना रहे, बोलने वाला राष्ट्रपति रहे। कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को अपहेल्ड करने वाला राष्ट्रपति चाहिए, क्योंकि देश में किसी पार्टी का और किसी एक विचारधारा का ना चले। देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन चले, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकारें चलें, ये इंश्योर करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। और रामपुर में आजम खान की अहलिया तज़ीन फातिमा ने वोट दिया है। विकास और भाईचारे के मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस की ज्यादती की वजह से वोटिंग सुस्त हो रही है। कि अपने मैंने विकास और भाईचारे के मुद्दे पर ही वोट दिया है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो हमारा यही प्रयास होगा कि रामपुर में भाईचारा कायम रहे और पूरी तरह से विकास हो। जिस तरह से मतदान चल रहा है, सही चल रहा है? नहीं, मतदान तो बहुत सुस्त चल रहा है, बहुत स्लो। क्या वजह बनती है? वजह है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़्यादती रही है। जहाँ जहाँ बूथ पे से खबरें मिल रही हैं, कहीं तो लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं डंडे मारे जा रहे हैं और वोटिंग इसलिए बहुत स्लो है। तो क्या निर्वाचन आयोग में शिकायत वगैरह की है आपने कुछ? हाँ जी, ऑब्जर्वर से शिकायत की गई है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ सूचना में आ गई, इनके आधार कार्ड पे उनको वोट डालने नहीं दिया। क्या देना चाहेंगे आप? मैडम, यहाँ पर भी कुछ शिकायतें थी कि आधार के बाद? हाँ, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना कि जगह जगह जहाँ बूथों पर वोटिंग स्लो हुई है, वहाँ पर पुलिस की ज्यादती की शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस वोटिंग प्रक्रिया को चलने नहीं दे रही है ठीक से। दिल्ली के हौस खास इलाके में लोकायुक्त आर्ट गैलरी के अंदर कैनेडियन और बांग्लादेशी नज़ात मुसव्विर सुल्ताना मरियम के काम पर मबनी सोलो पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। 25 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को बेहद सराहा जा रहा है। आर्टिस्ट मरियम सुल्ताना का कहना है कि उनका काम फितरत के करीब है। दिल्ली के हौस खास के लोकायुक्त आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। ख़ास बात यह है कि जिस तरह की एग्जीबिशन है वो अपने आप में ख़ास है। ये एग्जीबिशन कल तक चलने वाली है, लेकिन इसमें सबसे ख़ास ये है कि जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई, जिनका ये काम है, वो खुद बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं और कनाडा में रहती हैं। दिल्ली में एग्जीबिशन लगी, हमारे साथ मरियम सुल्ताना, जिन्होंने ये तमाम काम किया है, वो मौजूद हैं। मरियम जी, बहुत अच्छा काम है, सब लोग देख भी रहे हैं। यहाँ आपने ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर आपकी लगाई गई, आपका काम यहाँ पर, कैसा रिस्पांस रहा और तो कैसा रिस्पांस रहा ये? धन्यवाद पहले आपको, फिर भी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इंडिया में आई हूँ और पहली बार मेरा सोलो एग्जीबिशन हो रहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला था, फिर भी जब आ गया तो इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत मेरा काम का बहुत तारीफ़ की, सब लोगों ने आया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी की। इतना जैसा जो लोग को मैंने सोच भी नहीं सकती थी, वो भी लोग मेरे गैलरी में आए थे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरह की ये पेंटिंग्स हैं, तमाम वर्क है। ये क्या है, ये किस तरीके से, क्या सोच आती है जिसके साथ आप इसको फ्रेम करती हैं, उसके बाद इसको अपना जो खाका होता है उसको पूरे इस कागज़ पर इसको नक्श करती हैं, उतारती हैं? अच्छा, पहले जो मेरा पेंटिंग का सब्जेक्ट है नेचर, मैंने नेचर से जो कलर है, मैंने जो बिकॉज आई एम लिविंग इन वैंकूवर, सो ये मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि वैंकूवर का जो नेचुरल जो कलर है वो बहुत
डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट कलर होता है। जैसे ठंडी में कुछ और कलर होता है, जैसे गर्मी में कुछ और कलर होता है, फॉल में कुछ डिफरेंट कलर होता है। तो ये कलर जो मैंने देखा उधर, जो देखती हूँ हर रोज़, जो देखती हूँ मैं, वही मेरा ऊपर आ गया। तो मैं वही कलर को मैं यहाँ लाया मेरे तरफ से, मेरे खुशी से। अगर देखें तो ये जो पेंटिंग है, जैसे कि ये पेंटिंग है, इसमें आपने क्या बताने की, क्या दिखाने की कोशिश की है, क्या चीज़ है ये जो हर पेंटिंग, नॉट ओनली दिस वन, ऑल पेंटिंग्स यू कैन फाइंड द नेचर। आई जस्ट टुक इट फ्रॉम सम place of my, that all nature stuffs, everything, I just took it from there. I feel like there is something, the color is attract me. I really take that just place, bring it to my canvas, and इसके साथ मेरा जो दिल का जो प्यार है, जो आनंद है, जो मेरा फीलिंग्स है, वो मैं यहाँ लाके मैं जस्ट अप्लाई किया। अच्छा, ये देखें तो इसमें ये पीछे से झलकती हुई एक सूरत है, एक चेहरा है, इसका मैसेज क्या है, क्या है इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये भी एक तरीका है हमारा बात बताने के लिए। जो मैं कोई आर्टिस्ट कोई बताना चाहता है, कोई इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है, कोई क्यूरियोसिटी बनाना चाहता है, उसको किसी ना किसी को तो तरीका से बनाना चाहिए। किसी ने लाइन में करता है, किसी ने डार्क कलर में करता है, किसी ने लाइट कलर में करता है, किसी ने कोई एलिमेंट्स डाल के करता है। तो मैंने कभी कभी मेरा ड्राइंग भी आया था यहाँ पे, कभी कभी मेरा कुछ कोलाज भी आया था, कुछ प्रिंटिंग भी आया था, मेरा हैंड राइटिंग भी है, आप देख सकते हैं। कभी कभी कोई नंबर्स आया, कभी कभी कोई राइटिंग्स आया, कभी कोई कविता आया, कोई पोएम आया, डिफरेंट चीज़ लाया मैंने, इसीलिए इसको मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए और मोर यू कैन प्ले विद दैट पार्ट। बिल्कुल, ये थी मरियम सुल्ताना। हमारे साथ काज़िम रागिब भी हैं, जो इस पूरी एग्जीबिशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो इसके डायरेक्टर हैं। ये जो काम है, आप तो बहुत सारा काम देखते रहे हैं और अक्सर आप ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं, कैसा वर्क है, किस क्वालिटी का है और क्या फ्यूचर लग रहा है? जैसे मुझे सुल्ताना मरियम ने कांटेक्ट किया ऑनलाइन, तो बात हुआ कि मैंने कहा मैं नॉर्मली क्यूरेट बहुत कम करता हूँ, ऑर्गेनाइज तो काफ़ी चीज़ें करता रहता हूँ। जहाँ पर 45 पेंटिंग्स लगी हैं और इसमें इन्होंने जब मुझे मेल पर भेजा तो मैंने देखा डेफिनेटली डिफरेंट तरह के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है, कोई कहता है लैंडस्केप है, मैं कहता हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट टुगेदर हैं, कहीं लैंडस्केप भी है, कहीं फोटोग्राफिक इमेजेस भी हैं, कहीं पोस्टर्स भी हैं, कहीं राइटिंग भी है, कैलीग्राफी भी है, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है हम शो करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क, मुझे मोर देन 100 वर्क्स इन्होंने भेजे, तो उसमें हमने 45 वर्क सेलेक्ट किए जो इसमें डिस्प्ले है। उस 45 में हर एक का एक ही स्टाइल पैटर्न तो इनका वही है कि जो इनका पेंटिंग का जो फ्लो, इनका जो पेंटिंग में जो कलर एप्लीकेशन है वो बहुत फ्लो है, इसमें स्पीड है, मूवमेंट है, उसमें कोई बाउंड्री के अंदर ही नहीं है, कोई लीनियर इफेक्ट उसके अंदर नहीं होता ना, लाइन ड्राइंग करके आप उसमें कलर फिल करते हैं। इनका स्ट्रेट अवे बिना किसी स्क्रिबल के, बिना किसी स्केच के पेंटिंग बनी। इवन आप देखेंगे जो हैंगिंग का तरीका जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल फ्रेमिंग नहीं किया इन्होंने फ्रेमिंग भी थोड़ा डिफरेंट किया है, क्योंकि इनको कनाडा से आना था दिल्ली, तो काफ़ी सारा वर्क था। तो कहने के लिए फ्रेमिंग से लोग कहते हैं जैसे कैलेंडर इफेक्ट होता है ना, तो कैलेंडर इफेक्ट आ रहा है, हैंगिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट किया, तो ये भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। जो क्वेश्चन आपने पूछा मरियम सुल्ताना से, बहुत अच्छा है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि सब लोग इसकी मिस्ट्री ढूंढ रहे हैं इसके अंदर है क्या, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो इन्होंने कहीं के बहुत डीप टोन यूज़ किया है, उससे पेंटिंग में डेप्थ ऑफ फील बढ़ गया है, तो हमें देखने के लगता है बहुत गहराई नज़र आ रही है। तो हर पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो एक मैसेज दे रही है, एक इजीली आपको एक जो न्यू कमर आ रहा है, जो आदमी लेमैन है आर्ट के बारे में, वो भी कुछ प्लीजेंट महसूस कर रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है प्लीजेंट क्यों हो रहा है, लेकिन उसके कलर्स कंपोजिशन से वो प्लीजेंट हो रहा है, खुश हो रहा है। और काफ़ी पेंटिंग इनकी अभी सेल भी हुई है और ये गैलरी बहुत पॉपुलर है, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स भी आते हैं। जी शुक्रिया। तो ये वो एग्जीबिशन है, अगर आपको वाकई आर्ट में दिलचस्पी है और आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह का नेचर यहाँ के जो पेंटिंग्स हैं उनके अंदर नज़र आता है, तो ये आपके देखने लायक चीज़ है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद की जान चली गई। दरअसल कानपुर के घाटमपुर कोतवाली में देवीपुर मोड़ के नज़दीक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने के बाद जैसे ही नौजवान बाहर निकले, मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार ट्रक में तसादुम हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लवाकिन को इत्तला दी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नए अरकान को शामिल किया गया है। कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पार्टी आला क़यादत ने जगह दी है। परमानेंट इनवाइटी सुब्बा रामी रेड्डी और स्पेशल इनवाइटी अजय कुमार लल्लू को मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। CWC में कुमारी शैलजा जी को जगह मिली है। मैम, कैसे देखते हैं, आला कमान ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजा है? जी बिल्कुल, मैं आभारी हूँ हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी की और हमारे नेता राहुल गांधी जी की, जिन्होंने न केवल भरोसा जताया है बल्कि जिम्मेवारी दी है। हमारी पार्टी की हाईएस्ट बॉडी है। मुझे पहले भी मौका मिला था CWC में, फिर PCC प्रेसिडेंट 2.5 साल मुझे मौका दिया और अब फिर CWC में लेकर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते जो भी जिम्मेवारी मुझे मिलेगी या मिली है अब तक, मैंने उसे निष्ठा से निभाने की कोशिश की है और मैं करती रहूंगी। हम बात करें, कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि आपको राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उतारना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो अपेक्षाएं थी वैसे आला कमान ने डिसीजन नहीं लिया, मगर क्या जो ये अब जिम्मेदारी मिली है आपको, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपको मनाने की? मगर आपने कभी कहा नहीं कि आप नाराज हैं। वैसे मेरी नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी में नाराज